हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं 2019 के 116 से 120 तक के क्वेश्चन। ठीक है, हमारे वीडियो में 5 क्वेश्चन करते हैं। 2019 वाला पेपर चला हुआ है, 2018 का पेपर हम पूरा कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रोमिस इज। अब एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में से बन गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कौन सा, ये हमें याद रखना है। 1872 है। कई बार एक्ट को भी मैच मेकिंग में दे देते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरह के एक्ट एक साइड में लिख देंगे और उनके जो ये स्थापना दिवस है वो स्थापना वाले सन है जो वो अलग में लिख देंगे, हमें मैच मेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ए प्रोमिस क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग? ए प्रोमिस क्या होता है? एन एक्सेप्टेड ऑफर, एक स्वीकार किया गया प्रस्ताव। ठीक है, एन एक्सेप्टेड ऑफर। अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में प्रोमिस टू बी के अकॉर्डिंग बताया गया कि व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रोमिस। तो क्वेश्चन यही से आया हुआ था कि प्रोमिस क्या है? एन एक्सेप्टेड ऑफर। प्रोमिस क्या है? एक एक्सेप्टेड ऑफर। एक ऑफर को जब स्वीकार कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रोमिस, वचन बन जाता है। ठीक है, और 2 की सी में क्या बताया गया है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इस जो बंदा प्रपोजल बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोमिसर। और जो उसे एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है? प्रोमिसी। ठीक है, यानी कि 2 पार्टीज होते हैं इसमें भी, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। इसके अदर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अदर ऑप्शन में हमारा फर्स्ट है अ वैलिड ऑफर, यानी कि क्या एक प्रोमिस वैलिड ऑफर है? तो वैलिड ऑफर नहीं था, हमारा जो प्रोमिस है उसको किससे मैच करना था? इन एक्सेप्टेड ऑफर है। अ वैलिड ऑफर क्या होता है फिर? अ वैलिड ऑफर क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, वैधानिक संबंध बना देता है। इसका मतलब क्या होता है कि विच मीन्स देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ द ऑफरर टू वर्क अंडर लीगल ऑब्लिगेशन नॉट अंडर सोशल ऑब्लिगेशन, यानी कि कानून के दायरे में रहकर जब बंदे काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वैलिड ऑफर हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट था नेक्स्ट ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, ये भी लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है दैट रिकॉग्नाइज एंड गवर्न द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के जो भी पार्टीज हैं, जो भी दोनों पक्षकार हैं, उनको राइट्स और ड्यूटीज बताता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई बातें, सारी बातें लिखी गई होती है और ये भी हमारा लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था वैलिड एग्रीमेंट, यानी कि क्या जो प्रोमिस है वो वैलिड एग्रीमेंट है। तो वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है? वैलिड एग्रीमेंट इज ए रिटन और एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू प्रोवाइड ए प्रोडक्ट और सर्विस। ये भी हमारा एक क्या है? समझौता है हमारा, एक वैध समझौता। दोनों पार्टीज जो भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने बेचने के लिए जो भी दो जनों के बीच में वैलिड एग्रीमेंट हुआ है वो सारा रिटर्न होता है इस एग्रीमेंट में। रिटर्न और एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट होता है ये वैलिड एग्रीमेंट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शनी हुंडी क्या होती है? सिमिलर टू, दर्शनी हुंडी किसके सिमिलर होती है? क्या दर्शनी हुंडी किसके सिमिलर होती है? ये होती है हमारी डिमांड बिल के सिमिलर होती है, डिमांड बिल के सिमिलर होती है। अदर ऑप्शन में हमारे वाउचर, लेजर और इंश्योरेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन दर्शनी हुंडी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। दर्शनी हुंडी क्या होती है? देखो, हुंडी क्या होती है? हुंडी इज ए फाइनेंशियल, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, इसी की तरह एक हुंडी है जो कि पहले वाले टाइम में चलती थी। हुंडी इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डेवलप्ड इन मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में बहुत चलती थी। फॉर यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार पे जो भी माल खरीदा बेचा जाता था उसके लिए जो है हुंडी लिखी जाती थी। आजकल बिल्स लिख दिए जाते हैं, पहले हुंडी लिखी जाती थी। आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है हुंडी की डेफिनेशन? एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय ए पर्सन, ठीक है, लिखित में होता है, मेड बाय एक इंसान के द्वारा बनाया जाता है। डायरेक्टिंग अनदर, जो दूसरे को डायरेक्ट करता है, टू प्ले ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू पर्सन नेम्ड इन द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में जिसका नाम लिखा गया है, उस हुंडी में जिसका नाम लिखा गया उस बंदे को समझो है वो पेमेंट कर दी जाए। अभी नाम आया कि बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होती है। ठीक है, तो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखते हैं छोटा सा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इसमें एक ड्रायर होता है जो माल बेचता है, एक खरीदता है वो होता है ड्राई। ठीक है, जो बेचने वाला है वो एक बिल लिखता है, इसके साइन लेता है और अपने पास रख लेता है। पार्टीज यहाँ 3 है, ड्रायर, ड्राई और एक पे, यानी कि जो पेमेंट है वो इसे भी मिल सकती है या इसके रिगार्डिंग किसी और को भी मिल सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? देखो, इन कैरेक्टरिस्टिक्स से ना हम पहले बीआर की, बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, उसके बाद हुंडे की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स से जो डिफरेंस बन के आ सकता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, जैसे अभी इसी पेपर में हमने क्वेश्चन किया था कि बताओ इसमें से कौन सा चेक और बीआर का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए।
फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल के अंदर ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा एक्सेप्टेंस नेसेसरी होती है इसके अंदर, रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक एक बात का पॉइंट है क्योंकि यहीं से डिफरेंस निकलेंगे। ऑलवेज अनकंडीशनल होता है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है यानी कि यूनिवर्स में कहीं पर भी इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। हमेशा अनकंडीशनल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, एक्सेप्टेंस ईजिली होती है, ठीक है। लेकिन हुंडी क्या होता है, काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है। एग्जिस्ट इन द कंट्री फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम, और ये क्या है, अपने देश में चलता था बहुत पुराने समय से, वो यूनिवर्सली है, वो सिर्फ अपने देश में। नॉट गवर्नड बाय एक्ट, एक्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसमें चलता है लेकिन इसमें नहीं चलता। गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस ओवर इट। अब एक क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो 3 हमारे आते हैं, प्रोमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। इन दोनों का क्वेश्चन तो पहले भी आया हुआ है। और चौथे ऑप्शन में जैसे ये दे देंगे कि हुंडी, अब बताओ कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आता, तो हमें हुंडी पे टिक करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन ये वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, मदर टंग हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। जैसे अगर राजस्थान में कोई जो ट्रांजैक्शन होती थी वो राजस्थानी भाषा में लिखी जा सकती थी, पंजाब में होती पंजाबी में, गुजरात में होती गुजराती में, हरियाणा में हरियाणवी में, ठीक है। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखे जाते थे। कंडीशनल होते हैं एज वेल एज अनकंडीशनल, वो सिर्फ कंडीशनल, ये कंडीशनल एज वेल एज अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती थी। और लिमिटेड विद इन इंडिया, वो क्या थे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे बहुत सारे डिफरेंस निकल गए। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो हुंडी को अपने अंदर इंक्लूड करता है, लेकिन हुंडी डज नॉट इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी अपने अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं इंक्लूड करती है, यानी कि वो उसका स्कोप, उसका क्षेत्र ज़्यादा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, और हुंडी का जो है वो सीमित है। अब सिमिलरिटीज़ क्या है इन दोनों की, अब 4 ऑप्शन देके ये भी पूछ सकते हैं ना कि बताओ इन दोनों की सिमिलरिटीज़ कौन सी है। एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट को लोन लेने के लिए बैंकर के पास रखा जा सकता है। बोथ द इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू रेज ए लोन फॉर नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट इन बिजनेस। बिजनेस में अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आवश्यकता है, तो उसके लिए लोन लेने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी, हुंडी का भी। देखो हुंडी जो है मेनली 2 तरह की होती है, एक दर्शनी हुंडी, एक मियाद या मुद्दती हुंडी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन तो आ गया, इसका क्वेश्चन तो क्या आया था कि ये किसके जैसी होती है, ये तो डिमांड बिल के जैसी होती है, और ये होती है हमारी टाइम बिल के जैसी होती है, ठीक है। अब इस डिमांड बिल का क्वेश्चन आया है तो टाइम बिल का क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। डिमांड बिल, इट्स लाइक अ डिमांड बिल, और ये हमारी ये मियादी मुद्दती हमारी किसकी तरह होती है, हमारे टाइम बिल की तरह होती है। देखो दर्शनी क्या होती है, पेबल एट साइट होती है, ये नेगोशिएबल होती है, ट्रांसफरेबल होती है, कैन बी सोल्ड एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, ठीक है। प्रीमियम पे भी इसको बेचा जा सकता है, एट पर पे भी और डिस्काउंट पे भी। दर्शनी हुंडी उनको लिखा जा सकता है जब माल इस तरह से बिकता है तो। और मिदाई या मुद्दती, पेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, एक पीरियड के बाद पेमेंट होती है, तभी इसको टाइम बिल कहा जाता है। और बैंक यूजुअली प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी सच हुंडी, इस तरह की हुंडी के बदले में ही जो है बैंक जो लोन देना पसंद करते हैं, ठीक है। हुंडी के 2 प्रकार बता दिए, कौन से, दर्शनी हुंडी और मियाद या मुद्दती हुंडी। अब इसके बाद और भी टाइप्स हैं हमारे हुंडीज़ के। देखो फर्स्ट क्या है हमारी शाहजोग हुंडी। इसमें क्या है, मेड पेबल ओनली टू शाह यानी कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियल वर्थ इन द मार्केट है, मार्केट में पैसे वाला पर्सन है, उसी को पेमेंट करी जाएगी। इट मे बी मिदाई और दर्शनी, ये मियाद और दर्शनी, मियाद भी हो सकते हैं और दर्शनी भी हो सकते हैं, यानी कि पेबल एट साइट भी हो सकते हैं या फिर एक टाइम बिल की तरह भी इनको यूज़ किया जा सकता है। कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आराम से एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। बट इट इज़ नॉट पेबल टू बियरर, ठीक है, यानी कि जिसके पास हो उसे पेमेंट नहीं करे जाएंगे, ये सिर्फ शाह को पेमेंट करे जाते हैं। इट इज़ पेबल ओनली टू रिस्पेक्टेबल पर्सन, यानी कि जिसने बनाया है ना उसी शाह को ही पेमेंट किए जा सकते हैं। तो ये शाहजोग हुंडी है, जैसा नाम है वैसे ही आगे हुंडी के प्रकार हैं, ठीक है। जोखमी हुंडी कौन सी होती है, तो एक बात और, ये शाहजोग हुंडी जो है वो कैसी होती है, वो इट इज़ सिमिलर टू क्रॉस्ड चेक। अब जैसे हमारा क्वेश्चन था कि दर्शनी हुंडी किसके जैसी होती है, तो हमने टिक करा डिमांड बिल के जैसी होती है। फिर था ये मियाद या मुद्दती हुंडी कैसी होती है, वो टाइम बिल के जैसी होती है। और ये शाहजोग हुंडी कैसी होती है, वो क्रॉस्ड चेक के जैसी होती है। अगला है जोखमी हुंडी। जोखमी देखो, जोखमी मतलब जोखिम मतलब रिस्क, ठीक है। यूजुअली ड्रान अगेंस्ट गुड शिप्ड ऑन ए वेसल, यानी कि समुद्र के रास्ते जब माल जाता था ना तो उस टाइम पे ये वाली हुंडी जो लिखी जाती थी। इम्प्लाइज ए सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व इन द शिपमेंट ऑफ गुड,
ठीक है। एक रिस्क की भी बात करते हैं। रिस्क की बात कैसे, पेबल ओनली व्हेन द गुड्स अराइव इन सेफ एंड साउंड कंडीशन, अगर माल जो है आगे सुरक्षित पहुंच जाता था ना तभी इसकी पेमेंट करी जाती थी, अदरवाइज पेमेंट ही नहीं मांग सकता था लिखने वाला। इफ द गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रायर कैन नॉट क्लेम द पेमेंट ऑफ हुंडी फ्रॉम द ड्राई से पेमेंट ही नहीं मांग सकता था अगर गुड्स के रास्ते में कुछ हो जाता तो। नेक्स्ट है नामजोग हुंडी, पेबल टू द पार्टी नेम्ड इन द हुंडी और हिज ऑर्डर। ये क्या है कि भाई हुंडे में जिसका नाम है या तो उसे या फिर और हिज ऑर्डर, यू या फिर वो जिसको ऑर्डर कर देना उसी को ही पेमेंट करी जाएगी नामजोग हुंडी, यानी कि जिसका नाम है या फिर वो जिसको ऑर्डर कर दे। पेबल टू ए और ऑर्डर, जैसे कि लिखा गया है कि पेबल टू ए और ऑर्डर, अगर ऑर्डर में ये लिखा गया तो या तो ए को पेमेंट करी जाएगी या फिर ए जिसको ऑर्डर कर देगा उसको पेमेंट करी जाएगी। नेक्स्ट है धानी जोग हुंडी, धानी मतलब ओनर, ठीक है, ओनर को पेमेंट। वन विच इज मेड पेबल टू द ओनर और ए होल्डर और ए बियरर ओनर, ठीक है, यानी कि जिसके पास होना हुंडी उस टाइम पे उसी को ही पेमेंट करी जाएगी। जस्ट लाइक ए बियरर चेक, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में पे एक थर्ड पार्टी आ जाते हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, ओनर भी हो सकते हैं और थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं। जवाबी हुंडी क्या आते हैं, जवाबी हुंडी इन द फॉर्म ऑफ लेटर और रिकमेंडेशन टू अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। जवाबी हुंडी क्या होते हैं भाई, इस तरह की हुंडी, मान लो कि बैंक में अकाउंट है एक कंपनी का, तो वो जो है बैंक के पास लेटर भेजेगी जवाबी हुंडी के साथ कि भाई कंपनी के ऑर्डर पे बैंक को बोला जाता है कि इस बंदे को पेमेंट कर दो, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर दो, ठीक है, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी टू स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन को ये सर्टेन निश्चित अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दो। जवाबी हुंडी क्या है, एक तरह से लेटर है ये, जवाबी हुंडी के साथ लेटर जाता है बैंक के पास। अगला है फरमान जोग हुंडी, फरमान क्या होता है, फरमान भी ऑर्डर होता है। मेड पेमेंट टू द ऑर्डर ऑफ पेई यानी कि खरीदने वाला जो है उसके, वो जिसको ऑर्डर करेगा ना उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। जस्ट अपोजिट टू धानी जोग हुंडी, धानी जोग में क्या था, विच इज पेबल टू द बेयरर ओनली, यानी कि जो ओनर है ना उसी को ही पेमेंट करी गई थी। अदर ऑप्शन में हमारे क्या थे, वाउचर। ए वाउचर क्या होता है, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना उसका एक एविडेंस होता है, ठीक है, इस एविडेंस के तौर पे जो है वो वाउचर होते हैं, सॉरी। हैंड और लेजर क्या होता है, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक, सभी को पता है लेजर क्या होता है, जनरल एंट्री के लेजर पोस्टिंग करी जाती है। लेजर में क्या होता है, अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, सभी अकाउंटों में जो है वो खाने बने गए होते हैं, कॉलम होते हैं, और उसके बाद बैलेंस होता है, टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस सी डी। और लेजर पोस्टिंग करते टाइम में देखा जाता है अकाउंट कौन से तरह का है, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है, उसी के हिसाब से जो वो अकाउंट भी रखे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेजर क्या हो जाएगा, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक और कंप्यूट फाइल फॉर रिकॉर्डिंग एंड टोटलिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्या है, measured in terms of a monetary unit of अकाउंट बाय अकाउंट टाइप, यानी कि अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई करके, और जिसको मौद्रिक रूप से मापा गया ना वो मौद्रिक रूप में ही लिखा जाता है। वी डेबिट एंड क्रेडिट इन सेपरेट कॉलम, अलग अलग कॉलम होते हैं डेबिट क्रेडिट के, एंड बिगिनिंग मोनेटरी बैलेंस टू बैलेंस बी डी भी होता है, एंडिंग मोनेटरी बैलेंस फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट का बैलेंस ए डी भी निकलता है, नॉमिनल अकाउंट्स का नहीं निकलता है। इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड ऑप्शन था इंश्योरेंस, एन एग्रीमेंट विद द कंपनी इन विच यू पे देम रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी। इंश्योरेंस क्या होता है, एक समझौता करना, अरेंजमेंट मतलब कि एक क्या कहते हैं, अरेंजमेंट करना विद ए कंपनी के साथ कि आप उसे ना पे करोगे रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी, उसके बदले में वो क्या करेंगे, उसके बदले में दे एग्री टू पे द कॉस्ट, वो कॉस्ट पे करेंगे। इफ़ यू डाई, और यानी कि अगर मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा है तो फिर वो हमें पेमेंट कर देते हैं। यू लॉस और डैमेज समथिंग, जिस भी चीज़ का करवा रखा है तो वो फिर वहाँ से पेमेंट मिल जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है कि व्हेन एम बी इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट ऑफ डेप्ट, एन पी इज इक्वल टू नेट प्रोसीड, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी, आर इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल कैसे निकलेगी। इन सभी चीज़ों को यूज़ करके फॉर्मूला बनाना है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लग जाएगा आर क्या है, एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट में हम प्लस कर देंगे, एनुअल इंटरेस्ट में प्लस करना है एम वी, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन क्या नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड लेस करके डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी को कर देंगे, ये ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय एम वी प्लस में एन पी मैच्योरिटी वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, ये इसका एवरेज हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बिफोर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस रिलेटेड टू, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, देखो पता ही होगा सभी को कि इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस क्या होते हैं। जो भी कंपनी के
नियम है ना, जिस नियमों के अकॉर्डिंग कंपनी चलती है, अगर नियमों के अंदर काम करे तो वो इंट्रा वायरस, बाहर काम करे तो वो अल्ट्रा वायरस। क्वेश्चन हमारा क्या था, अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू अधिकारातीत का सिद्धांत, जो किससे संबंधित है, ये हमारा संबंधित है कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन मीन्स थ्योरी और प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन मीन्स थ्योरी और प्रिंसिपल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अल्ट्रा का मीनिंग क्या है। ठीक है, वायर्स का मीनिंग क्या है, डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या है। डॉक्ट्रिन का क्या मीनिंग है, थ्योरी और प्रिंसिपल। अल्ट्रा है बियॉन्ड और वायर्स है पावर्स, यानी कि थ्योरी है बियॉन्ड पावर्स, अगर पावर्स से बाहर जाके काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक, इसके और ऑप्शंस क्या थे, अदर ऑप्शन में फर्स्ट है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें नहीं आता डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नहीं आता है, और फैक्ट्री एक्ट 1948। तो यहाँ से तीनों एक्ट भी याद करने चाहिए, ये एक्ट भी मैच मेकिंग में दे दिए जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है हमारा 1930, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 और फैक्ट्रीज एक्ट है 1948। लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इज नोन एज। ठीक है, यानी कि बुक वैल्यू कंपनी की ज़्यादा है और रिलीजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट में जाकर अगर हम बेचना चाहें तो वो वाली वैल्यू कम है। ठीक है, एक्सिस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, एसेट से ज़्यादा हो रही है हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वाटर्ड कैपिटल। ठीक है, वाटर्ड कैपिटल का एक और फॉर्मूला है कि रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। बुक वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में जाके अगर बेचना चाहें तो वो कम है वैल्यू, तो इसे कहेंगे वाटर्ड कैपिटल। अब ऑप्शन में देखें, क्या इसे ओवर कैपिटलाइजेशन कहेंगे, नहीं। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन है कैपिटल एक्स्ट्रा पड़ी है, कैपिटल बेकार पड़ी है। ओवर कैपिटलाइजेशन इज अ सिचुएशन इन विच एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी कि कंपनी के पास इतना है ही नहीं प्रॉफिट कि वो अपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर सके, लोन्स पे इंटरेस्ट है वो पे कर सके, डिविडेंड पे कर सके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस सिचुएशन अराइज व्हेन द कंपनी रेजिज मोर कैपिटल दैन रिक्वायर्ड, यानी कंपनी को जितना चाहिए ना उससे ज़्यादा कंपनी ने कैपिटल रख रखी है। अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन आइडियल, सुस्त पड़ी है एक पार्ट कैपिटल का, सुस्त पड़ा, ये होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, वाटर्ड कैपिटल नहीं होता। वाटर्ड कैपिटल क्या होता है, उसकी रिलीजेबल वैल्यू एसेट लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, यानी कि टोटल कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, रियल वैल्यू लॉन्ग टर्म एसेट कम है। नेक्स्ट था हमारा अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी पूंजी चाहिए ना उससे कम पूंजी लगा के भी कंपनी सारे काम कर रही है और बहुत अच्छे कर रही है। अंडर कैपिटलाइजेशन, एन अंडर कैपिटलाइज्ड कंपनी इज वन विच इनकर्स एक्सपेंचुअली हाई प्रॉफिट एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंडर बहुत सारी फर्म होती है, तो यानी कि दूसरी फर्मों के मुकाबले जब हमारी फर्म जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। एंड अंडर कैपिटलाइज्ड कंपनी सिचुएशन अराइज कब उत्पन्न होती है वाली सिचुएशन, व्हेन द एस्टिमेटेड अर्निंग्स आर वेरी लो एज कम्पेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट। अनुमान लगाया था कि कम होंगे लेकिन ज़्यादा हो रहे हैं प्रॉफिट। दिस गिव्स राइज टू एडिशनल फंड, एडिशनल प्रॉफिट, हाई गुडविल, हाई अर्निंग्स एंड दस द रिटर्न ऑन कैपिटल शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, यानी कि हमारी फर्म जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। नेक्स्ट हमारा एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल क्या होती है, इज हेयर एक्सेस कैपिटल इज हेयर डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ ए कंपनीज लाइबिलिटी ओवर इट्स प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी कि प्रोडक्टिव कैपिटल से ज़्यादा जब कंपनी की लाइबिलिटीज़ हो जाए ना वो एक्सेस कैपिटल हो जाती है। जैसे कि प्लांट, इक्विपमेंट, मटेरियल, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, इन सभी से ज़्यादा है लाइबिलिटी। फर्म्स एक्सेस कैपिटल इज हेल्ड इन फाइनेंशियल एसेट्स, कंपनी की जो एक्स्ट्रा कैपिटल है जो वो फाइनेंशियल एसेट में फंसी पड़ी है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। क्या आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।